हेलो दोस्तों, तो आज हम बताते हैं आपको। आज हम सीडीपी की मैराथन क्लास लेके हैं और इस सीडीपी की मैराथन क्लास में आपको संपूर्ण सीडीपी का सिलेबस मिलेगा। हमने आप वो कंटेंट रखा है जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो भी हमने यहाँ पर रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में एकदम कतई ज़हर बनने वाला है। तो आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करिएगा हमारे साथ में। अब देखिए, हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से मैं पीपीटी तैयार की गई है और आपके दिमाग में सेट हो जाएगी इन सब चीज़ों को लेकर। बड़ा अच्छे से मैंने तैयार किया है और ये वो सिलेबस है जो बिल्कुल परीक्षा में आता है। देखिए सेफ्लोकोडल, अनुकूलन, स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन, ये ना जीन पियाजे के हमेशा आते हैं। संवेदी अवस्था, उनकी जो चारों अवस्थाएं हैं, इस प्रकार से वायगॉत्स्की हैं। और देखिए, आप ध्यान रखिए, वायगॉत्स्की हो गए, कोहल वर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने ये सारी चीजें बताई हैं अब। और देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है गार्डनर का, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से आता है सीटेट में क्वेश्चन। जो 8 उन्होंने प्रकार बताए हैं ना गार्डनर ने, उसी से आता है। अभी हम सब पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। एनसीएफ को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से। आरटीई 2009 के उन मूल बिंदुओं को मैंने इंक्लूड किया है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बिल्कुल हमें आज, हाँ दोस्तों, आज हम लोगों को उन सारी चीज़ों पर डिस्कस होना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने फालतू की बिल्कुल भी चीज़ें नहीं ली हैं यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे अपेड़ा है, इस तरीके से लिंग पूर्वाग्रह मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोटो भी यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जहाँ पर मुझे ज़रूरी लगा है कि हाँ, आपके समझने के लिए आपके दिमाग में सारे संप्रत्यय भी बनने चाहिए ताकि आपको याद रहे और परीक्षा में आए हर क्वेश्चन को आप जवाब सही ढंग से दे पाए। तो देखिए, इस तरीके से अब हम बात स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो आ जाइए, पहले पीपीटी पर हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको। अभी देखिए, तो हम बात करेंगे सबसे फटाफट, बहुत तेजी से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जिन्होंने ये नोट नहीं किया है वो नोट भी करते चले साथ में, ताकि बहुत अच्छा सिलेबस है, ये इम्पोर्टेंट सिलेबस है। और जिन लोगों को ये सारी चीजें पता हैं उनको फास्ट से समझते चले, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन लोगों की तैयारी है उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा और जिन लोगों की तैयारी नहीं है वो अपना तैयारी कर सकते हैं। अर्थात मार्क्स, अच्छे मार्क्स आके आप पास भी हो सकते हैं और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आने की संभावना है वो और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये रिवीजन करते रहिए हमारे साथ में। तो आज हम समझाते हैं आपकी विकास की अवधारणा। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या होती है? तो देखिए, विकास के अंदर दो चीजें आती हैं, वृद्धि। देखो, विकास की अवधारणा में वृद्धि, अच्छा, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब कहें, जैसे हमने जिसमें एक अंकों में, जिसको मापने की बात अंकों में की जाती है। जैसे मैंने कह दिया, वजन को काहे मापते हैं? 5 किलोग्राम में, है ना। ऊंचाई को काहे मापते हैं? 5 मीटर में, 5 फुट में। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है कि मान लो मोहन की 5 फुट 3 इंच इस प्रकार से लंबाई है। ठीक है, उसका 50 किलो वजन है। तो ये सब वृद्धि मात्रात्मक है। ये इसकी जो मात्रात्मक है, इसकी यूनिट होगी वो अंकों में होगी। ठीक है, तो देखिए, ऊंचाई हो गई, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, और शरीर के अनुपात में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं सब वृद्धि वृद्धि होती है। वो सारी चीजें वृद्धि होती हैं। अगर वजन बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, शरीर के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें वृद्धि होती हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं आपको, वृद्धि एक निश्चित सीमा तक, वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक ही बढ़ती है। निश्चित समय सीमा तक ही बढ़ती है, उसके बाद ये वृद्धि रुक जाती है। चलो, अब हम बात करते हैं विकास पर। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर, जन्म से मृत्यु तक। और ये विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है। इसका ग्राफ जो है जन्म से मृत्यु तक बराबर चलता रहता है। मतलब है कि आप कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ हमेशा अधिगम करते रहे, जो भी सीखते रहते हैं वही आपका विकास है। देखिए, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब जो आपकी वृद्धि हो रही है वो भी विकास है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि विकास के अंतर्गत आती है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो विकास मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे यहाँ देखिए कोई एक बंदा है, ये बंदा बहुत ही होनहार बंदा है, ये फैशन डिजाइन में बहुत आगे है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी है। ठीक है, बहुत इसमें बहुत सारे गुण हैं, इसमें बहुत सारे गुण हैं। ये क्या करता है और इसकी फिटनेस भी बहुत सारी अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सारे गुण संपन्न है, इसमें बहुत सारे गुण भी हैं और इसमें क्या है, इसकी बॉडी पर्सनालिटी भी अच्छी है। तो हम कह सकते हैं इसमें मात्रात्मक, इसमें वृद्धि भी हुई है और इसमें बहुत सारे इसने चीजें भी सीख ली हैं, तो इसका विकास है गुणात्मक है। ठीक है, तो हम जो भी सीखते हैं, हमारे जो भी भाव होते हैं, चाहे संज्ञानात्मक पक्ष हो कुछ भी हो, सारे गुणात्मक में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने हमारी इस बात को समझ लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम बात करेंगे विकास के प्रकार। विकास के कितने प्रकार होते हैं, हम यहाँ पर विकास के प्रकार देखेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से आपको इनमें से कोई में से तीन में से एक नहीं दिया जाएगा और वही पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन नहीं है, या एक दे दिया जाएगा, तीन नहीं अलग होंगे और पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा है। तो आप समझ लो एक बार इसके कॉन्सेप्ट को, निश्चित तौर पे आप वहां पर कर लेंगे आसानी से, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए विकास के प्रकार, विकास आपका शारीरिक होता है। विकास आपका कैसे शारीरिक होता है कि आपकी लंबाई बढ़ गई, आपकी ऊंचाई बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, तो ये मान लो आपके किस में हो गया, शरीर में हो गया। तो ये सारा क्या है, विकास है। क्या अभी आपने पीछे पढ़ा था विकास ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। तो देखिए संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब होता है आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से। तो देखिए आपके दिमाग या मस्तिष्क की अगर बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष ये डेवलप होता है। जैसे आप पहले गणित लगाना नहीं जानते थे, अब जान गए हैं। आप बहुत सारी चीजों को नहीं जानते थे, आपको किस तरीके से बात करनी है आप कर पा रहे हैं, आप समझदार हो गए हैं। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, विकास के अंतर्गत आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस मानव में विकास हो गया है या इस बालक में विकास हो गया है। सामाजिक और सामाजिक और भावनात्मक। अब देखिए सामाजिक क्या होता है, सामाजिक विकास का मतलब होता है आप समाज में रहते हैं, समाज के तालमेल में के हिसाब से आप सारे काम करते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज को एडजस्टमेंट करने का भी गुण होना चाहिए आप में। तो जो आप समाज में एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, आप समाज में अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं, ये सारे का सारा क्या है, सामाजिक विकास है। ये आपका सामाजिक विकास हो रहा है, यानी जो आप संस्कृतियां और जो कल्चर को सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से अपना पा रहे हैं, वो सारा के सारा क्या है, सामाजिक। भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष का मतलब संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। यहाँ पर आप जो भी सीख पा रहे हैं या आप जो भी सोच पा रहे हैं, या ये सब क्या है आपका भावना। आप किसी भी व्यक्ति के प्रति कैसी भावना रख रहे हैं, कितनी सकारात्मकता है, ये आपका विकास है। तो ये किस प्रकार का भावनात्मक विकास होता है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, भाषा विकास, ये भाषा विकास तो ये भी विकास के अंतर्गत आता है। आपने मान लो कोई भाषा सीख ली, आप मान लो अभी आप हिंदी बोलते हैं, अभी आप हिंदी बोलते बोलते पंजाबी बोलने लगेंगे, तो आपने क्या कर लिया, विकास हो गया आपका। अभी आप हिंदी जानते थे, आप पंजाबी बोलने लगे। अभी आप हिंदी जानते थे, अब अंग्रेजी बोलने लगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना है। वो लोग कहेंगे वाह इस बालक ने तो सीमा तोड़ मेहनत की है, इंग्लिश में जबरदस्त कम्युनिकेशन बातचीत करता है। तो ये सब क्या है, विकास है। ठीक है, किसमें विकास है, भाषा का विकास है। तो ये आपको चार चीजें याद रखनी है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास और भाषा विकास को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में। आज ऐसे ही हम कराते रहेंगे, ये हमारी मैराथन क्लास है, आप लोग लगे रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से।
अब देखिए हम विकास के सिद्धांत को, अब हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत। तो देखिए विकास के सिद्धांत है, इन विकास के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से थोड़ा-थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? कंटीन्यूअस, ठीक है। क्रमबद्ध विकास, क्रमबद्ध विकास का मतलब होता है क्रम से होता है विकास, एक विकास के बाद दूसरा विकास होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। अनूठे अनूठे विकास, ये विकास व्यक्तिगत विभिन्नता वाले विकास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोई कठिन नहीं है, आपने आई होप समझ लिया होगा, ठीक है। निरंतरता का विकास का मतलब होता है कि विकास जो है निरंतर चलता है। अभी मैंने पीछे वाले उस स्लाइड में बताया था आपको। क्रमबद्ध विकास का मतलब होता है एक के बाद एक का मतलब, जैसे आपने क्रमबद्ध विकास का मतलब यहाँ क्या होगा? अगर हम क्रमबद्ध की बात करें तो क्रमबद्ध विकास के मतलब ये होगा कि जैसे मान लो अभी हमने जोड़ना सीखा है, तो ठीक है, पहले बच्चा एक एक जोड़ना सीखेगा, फिर दो अंकों को जोड़ना, एक क्रमबद्ध विकास करेगा बालक। अब ये नहीं कि अभी उसको छोटा आ लिखना नहीं आता है, अब सीधे सीधे वो इमला लिखना शुरू कर देगा, इस प्रकार से नहीं होगा। एक क्रम से पहले ओलम लिखेगा, फिर उन शब्दों को लिखेगा, फिर लिखना सीख पाएगा, ठीक है। तो ये विकास जो होता है वो क्रमबद्ध होता है। अनूठे विकास, ठीक है, मतलब इस दुनिया में सारे लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, और उनका उनका जो विकास होता है वो सबका अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता वाला सब में विकास कैसा होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी दो इंसान सेम जैसे नहीं होते हैं, दुनिया में कोई दो इंसान सेम जैसे नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसी ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी स्लाइड थोड़ी आगे बढ़ गई है, हम अपने देखेंगे किस प्रकार से। हाँ, तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विकास की अवस्थाएं, देखिए ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। और विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? विकास की जो भी दी गई हैं ये अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, ये प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है? ये वो होता है गर्भावस्था, इसमें होता है 9 मंथ्स का। ये कितने होती है? 9 मंथ्स का। ऐसे एवरेजन अगर हम बात करें तो 270 से 280 दिन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी हालांकि ये टेट में ज्यादा पूछता है, यहाँ से नहीं पूछेगा, आपको ऐसी अवस्थाओं के बारे में सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद आती है शैशवावस्था, 0 से 3 साल। शैशवावस्था 0 से 3 साल, बस ये आपको समझनी है, यहाँ 0 से 3 साल होती है। शैशवावस्था में बालक क्या क्या करता है, इन चीजों को भी समझेंगे। शैशवावस्था में मोटर स्किल्स, ठीक है, गति करके सारी चीजों को समझता है, करता है, गति करता है, ठीक है। और इसके अंदर सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां, हम बात करें ज्ञानेंद्रियां, ये चीज समझ लो। ज्ञानेंद्रिय बालक जो है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं आंख, कान, नाक, त्वचा, ठीक है, वहां से सारी चीजों को समझता है, सुनता है। और देखिए शैशवावस्था में भाषाई विकास बहुत तेज होता है, जो भाषाई विकास होगा वो बहुत तेज होगा। और शैशवावस्था में बालक अनुकरण करता है, बालक क्या करेगा? अनुकरण करेगा, ठीक है। और हमने क्या बताया? भाषाई विकास, भाषाई विकास, भाषाई विकास बहुत तेज होता है शैशवावस्था में। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था आपकी देखिए दो 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 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है परिपूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम 3 से 7 साल कहते हैं, ठीक है। ये 3 से 7 साल की होती है। एक होती है उत्तर बाल्यावस्था, और ये होती है आपकी 7 से 11 साल की, 7 से 11-12 साल तक चलती है ये आपकी, ठीक है। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था में यहाँ क्या करता है, इसमें बालक में वो समझ होती है, ये अपनी चीज किसी को नहीं देता है। इसमें बालक क्या करता है? पूर्व बाल्यावस्था में क्या करेगा? बालक के पास मान लो कोई भी चीज है तो वो किसी को देगा नहीं, ठीक है।
हाँ, अहम केंद्रित होता है बालक। इसमें आता है, यहां से क्वेश्चन आता है खिलौने की एज, टॉय खिलौने की एज की बात करेगा तो पूर्व बाल्यावस्था आपको टिक करना है, उत्तर बाल्यावस्था भी देना है, वहां पर पूर्व बाल्यावस्था करना है, ठीक है। खिलौने की एज हो गई, ठीक है। और बाल्यावस्था में क्या होता है, ये आपकी गैंग एज होती है, गैंग गैंग एज होती है। अगर हम बात करें गैंग एज का मतलब ग्रुप में, बच्चे ग्रुप में भी खेलते हैं, कब, उत्तर बाल्यावस्था। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है तो आपको ये चीज नोट डाउन करनी है, ठीक है। अब देखिए आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से होती है, यानी 12 से 18 साल। तो ये 12 से 18 साल, इसी को हम टीन एज भी कहते हैं, टीन एज, ठीक है। तो ये 12 से 18 साल होती है किशोरावस्था। इस किशोरावस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, बालक सोचने लगता है, बालक को चिंता हो जाती है, बालक जो है, इसमें होता क्या है किशोरावस्था में सबसे बड़ी चीज है कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में शारीरिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजमेंट आ जाते हैं, फिजिकल चेंजमेंट आ जाते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए इन सारी चीजों का आज रिवीजन करना है। तो हम तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे क्रमिक पैटर्न। यहां से देखिए क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ध्यान से देखना है आपको इन चीजों को। यहां से क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके से बनता है और इन दोनों चीजों को समझना है। पहला, सर्वसमर्थ। इसका मैं मतलब बता दूं, ये आपने नया शब्द आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया है और ऐसे ही सेम लिखा था जैसे मैंने लिखा है सर्वसमर्थ के रूप में। इसको हम कहते हैं प्रोमोक्सी, नहीं प्रॉक्सी, प्रॉक्सिमोटिकल, प्रॉक्सिमोटिकल, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमोटिकल इसको कहते हैं सेफ्लोकोडल, ये इंग्लिश का ही है, सेफ्लोकोडल, ये सही लिखा है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमोकोडल जो होता है, ये क्या होता है, सेफ्लोकोडल क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें सेफ्लोकोडल में, तो सेफ्लोकोडल में क्या होता है, जैसे ये मान लो शिशु है, तो ये शिशु का विकास कहाँ से होगा, सिर से। सिर से किधर होगा, सिर से पहले सिर का निर्माण होगा, फिर बालक के क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे, बनते बनते हाथ पैर, ये पैरों तक, कहां तक होगा, पैरों तक होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, सेफ्लोकोडल में सिर से पैरों तक का विकास होता है, सिर से पैरों तक का विकास होता है। लेकिन जो प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सिमोडल है, तो ये सर्वसमर्थ है। इसमें क्या होता है, बालक के सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये बालक है, तो इस बालक के सबसे पहले ये जो हृदय होता है बीच में, धड़, हृदय, हार्ट, दिल, ऐसे कहें इसका दिल, तो दिल का पहले विकास होता है, फिर दिल से भुजाएं बनेंगी, फिर ठीक है इधर बाहर की ओर। तो इसमें हम कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ऑप्शन ऐसे भी होते हैं, केंद्र से बाहर की ओर। इसमें जो है सर्वसमर्थ में क्या होता है, जो बच्चे का विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर, यानी इसके पहले हार्ट बनता है, हार्ट के बाद फिर हाथ पैर, ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और सेफलोकोडल में मैंने बता दिया पहले सिर से पैर तक का विकास होता है। यहां लिख सकते हैं आप, सिर से पैर तक का विकास की बात सेफलोकोडल में कही जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्रमिक पैटर्न है जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छी स्लाइड, बहुत अच्छी, यहां से क्वेश्चन एकदम कतई जहर बनता है, यहां से मजा आ जाता है और क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक बार करने में भी दिल चकरा जाता है, दिल दिमाग चकरा जाता है। तो देखिए हम बात करेंगे, ये जो है अनुकूलन आप देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अनुकूलन हो गया, स्कीमा हो गया, ये क्या होता है। सबसे पहले तो
अनुकूलन के ही दो भाग होते हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन, एडजस्टमेंट। तो क्या होता है, इसको सबसे पहले आप लिख लें, यहाँ पर ध्यान रखें, इसको आपको दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। ये शब्द किसने दिए? जीन पियाजे ने। जो स्विट्जरलैंड निवासी हैं जीन पियाजे, उन्होंने दिया अनुकूलन और स्कीमा। सबसे पहले आप समझेंगे स्कीमा। स्कीमा होता क्या है? स्कीमा का मतलब यहाँ मस्तिष्क से है। स्कीमा का मतलब मस्तिष्क से है। तो देखिए स्कीमा मतलब ब्रेन से होता है। ब्रेन में आप जो अपने दिमाग में जो भी संप्रत्यय बनाते हैं, जिन चीजों का संप्रत्यय बनाते हैं, मान लो बालक है, बालक ने बनाया, ये रही ये मान लीजिए बालक ने बनाया कि ये कोई मान लो पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ किस तरीके से होता है, और फिर ये ऐसी चीज होती है, वो पेड़ होती है, तो इसका जो संप्रत्यय बनाएगा बालक, वही क्या है? स्कीमा। तो ये सारी चीजें जो मस्तिष्क के संबंधी कार्य किए जाते हैं, वो सारे के सारे स्कीमा होता है। इसी स्कीमा शब्द का वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं स्कीमा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुकूलन। अनुकूलन 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 क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है आप किसी चीज के अनुकूल हैं कि नहीं है, यानी उस चीज के सुटेबल है कि नहीं है। वहां से दो चीजें दी है, आत्मसातीकरण और समायोजन। तो इनको समझिएगा। आत्मसातीकरण बालक कब करेगा? जब बालक मान लो कोई भी पुरानी चीज को नई चीज में, उसने पुराना अधिगम, उसका जो पुराना अधिगम है, उसने जो उसके जो पुराने विचार हैं या पुराना अधिगम है, कुछ भी कहे, मान लो पुराना अधिगम हो गया, ठीक है, या पुराने विचार हो गए, जब वो किसी भी परिस्थिति में, नई परिस्थिति में उनका उपयोग करेगा, ये सारी चीजों का जब वो नई परिस्थिति में उपयोग करता है, तो उसको आत्मसातीकरण कहते हैं, ठीक है। मान लो हम पुराना अधिगम की बात छोड़ो, हम बात ऐसे कर रहे हैं, आप सीधे समझना। आप यहां से क्वेश्चन पूर्व ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब बालक, ये मान लो कोई बालक है, ये पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान में, नए ज्ञान में, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ लेता है या जोड़ता है, तो फिर क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। बालक हो चाहे बच्चा या कोई भी इंसान हो, जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखता है, तो वो आत्मसातीकरण होता है। जैसे बालक पहले साइकिल चलाना जानता है, लेकिन साइकिल चलाते चलाते एक दिन उसको बाइक मिलती है और बाइक चलाना सीख लेता है। यानी कुछ चीजें उसके पास पूर्व ज्ञान था कि गाड़ी को बैलेंस कैसे करते हैं, कुछ चीजें नहीं थी कि ब्रेक कैसे लगाते, इसमें गियर डालने होते हैं, ये अपने आप चलती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसने एडजस्टमेंट उसको आत्मसात कारण किया, तब वो सीख गया उन सारी चीजों को, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान में आत्मसातीकरण करता है, ठीक है, नए ज्ञान को जोड़ता है, उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। अब आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। हम बात करेंगे समायोजन का। समायोजन का मतलब होता है कि आप किसी भी माहौल को, आप किसी भी माहौल में अपने आप को सुटेबल कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, कहीं भी कोई बहुत सारा कोई ऐसी किसी की डेथ वेथ हो गई और वहां बहुत सारे लोग रो रहे हैं, और ये ठीक है, नया इंसान जाता है तो वहां खड़ा नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब है वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है। तो मतलब किसी भी नई परिस्थिति में जाकर, किसी भी नई समायोजन क्या होता है? किसी भी नई परिस्थिति में जाकर आप वहां उस माहौल को अपने आप में आप जब उस माहौल में घुल-मिल जाते हैं, उसी को समायोजन कहते हैं, यानी एडजस्टमेंट करना, ठीक है? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात को कि समायोजन क्या होता है, ठीक है? तो देखिए इस प्रकार से
हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जीन पियाजे। तो देखिए जीन पियाजे ने जो 4 स्तर दिए हैं, जो 4 अवस्थाएँ हैं या स्तर हैं, चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो देखिए इन्होंने जो 4 स्तर बताए हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। इनकी एज भी यहाँ पर याद लिखने नहीं। संवेदी पेशी अवस्था ये होती है 0 से 2 साल। 0 से 2 साल इसमें क्या करता है, सेंसरी मोटर्स स्किल्स करेगा बच्चा। और क्या करेगा, सेंसरी मोटर स्किल्स मतलब सारी चीजें बालक अपने हाथ पैर पेशियों से करेगा, है ना, हाथ पैर चलाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, अपने सेंसेस इंद्रियों से सारी चीजों को सुनेगा, समझेगा, इन सारी चीजों का वो करेगा, ठीक है। तो इसको संवेदी पेशी अवस्था बोला है जीन पियाजे ने। फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी होती है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल इसमें समझना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 साल होती है। इसमें बालक कुछ खास चीजें करता है, उन चीजों को आपको समझना है कि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए आप पलट वाली इसको बोलते हैं। आप पलट वाली ऐसे बोलते हैं कि जैसे बालक को अगर इस अवस्था में दे दिया जाए, अब वो सीख लेता है 2 धन 3 बराबर 5 होता है, तो बालक को ये नहीं पता होता, जब इसको दे दोगे 3 प्लस 2 बराबर, तो एकदम फटाक से 5 नहीं करेगा, वो फिर से जोड़ेगा 1 2 3 और फिर 2 जोड़ दिए 4 और 5 हो गए, इस तरीके से क्रिया करेगा। मतलब उसको ये पता नहीं है कि अगर हम किसी चीजों को पलटते हैं तो उसका मान वही रहता है। यहाँ पे इस चीज का अ, संप्रत्यय उनके दिमाग में नहीं होता है, इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल की होती है वो आप पलट वाली कहा जाता है। यहाँ बच्चा यानी ऐसे सीधे से कहें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा, ये नहीं बता पाएगा। या फिर बच्चे को जैसे मान लो दे दिए गए 2 गिलास हैं, एक मान लो हमने पतली सी बीकर दे दिया, इसमें एक पतली सी गिलास है, इसमें दूध भर दिया, और एक बच्चे को इतनी बड़ी सी अगर सेम ये गिलास है, ये थोड़ा बड़ी सी है, ठीक है, इसमें भी दूध भर दिया, फुल भरा है दोनों में, और बच्चे को दे दिया, तो बच्चा ये नहीं जानेगा कि इसमें किसमें दूध ज्यादा है। अगर इसको ज्यादा दे दे तो इसमें ज्यादा कहे, क्योंकि उसे पता नहीं है। अभी ये सारी चीजें पता नहीं है कि इसमें दूध कम है, इसमें ज्यादा है, ये पतला है, ठीक है, ये व्यवस्थाएं नहीं है बालक में अभी, ठीक है। अब देखिए तो खैर और देखिए और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है चीजों को, इसे जीववाद का भी अवस्था बोला गया है, जीववाद की अवस्था, काहे की, जीववाद की अवस्था। जीववाद की क्यों बोली गई, क्योंकि इसमें बालक निर्जीव चीजों को सजीव मान लेते हैं। जैसे बच्चे को डॉल दे दी जाए, बेटा कैसे जीववाद कैसे है, इस चीज को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर 2 से 7 साल का बालक है, इसको गुड़िया दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, गुड़िया, गुड़िया, डॉल। तो ये डॉल के साथ क्या करता है, उसे पता है ये डॉल है, इसे थापड़ मारेगी लग जाएगी, मम्मी ये रोने लगेगी, ये बहुत सारी क्रियाएं, तो उसे लगता है कि ये चीज जिंदा है, ठीक है, ये सजीव चीज है, तो इसलिए इसको हम जीववाद का भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया सीटेट में, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया। आप पलट वाली आपको याद रखना है, यहाँ से आते ही आता है, ठीक है। अगर पूर्व संक्रियात्मक पूछता है तो अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, ये होती है आपकी 7 से 11। मूर्त संक्रियात्मक में इसमें बच्चा जो है मूर्त यानी जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो दिखने वाली वस्तुएं हैं उनको देखता है बालक, दिखने वाली वस्तुओं को देखता है बालक, ठीक है। जैसे जो चीज दिखेगी उसी का वो संप्रत्यय बनाएगा, उसी पे काम करेगा बालक, ठीक है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक अंतर कर लेता है, इसमें बालक अंतर कर लेता है लगभग, और 9 साल तक उसको दिन तारीख डेट सारी चीजें पता हो जाती हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कितने ईयर्स में दिन तारीख का ज्ञान होता है, तो 9 साल में होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चा जो है अब अंतर कर पाएगा कि कौन चीज ज्यादा है कौन बड़ी है, इनका कैसे हुआ। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाया वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर लेगा बालक, ठीक है।
ठीक है। औपचारिक अवस्था, ये औपचारिक अवस्था 11 से एबव होती है, ठीक है। 11-12 के एबव जो होती है वो औपचारिक अवस्था होती है। इस औपचारिक अवस्था में क्या करता है, बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है और अपने भावात्मक पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है। चलिए, आपने इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझा होगा और हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आइए, धुआंधार स्लाइड के साथ में लाया हूं आपको वाइगोत्स्की। और देखिए वाइगोत्स्की से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार करवाएंगे आपका। चलिए बात करते हैं वाइगोत्स्की की। तो जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने क्या दिया, इन्होंने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास बताया, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास। इन्होंने किसको दिया, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास। इन्होंने बताया भाषा पहले आती है फिर विचार आता है, भाषा पहले आती है फिर विचार आता है। जीन पियाजे ने कहा पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे समाज, सोसाइटी, सांस्कृतिक, कल्चर, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। तो ये किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। अब इनके समझेंगे हम जेपीडी। जेपीडी क्या होता है, जीरो ऑफ प्रोमोक्समल, जो दिया गया समीपस्थ विकास का, जीरो ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं हम, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को जेपीडी बोला जाता है। इसकी अंग्रेजी होती है जीरो ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। मान लो यहां पर हम हैं और हमने यहाँ से दौड़ लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। फटाक से हम दौड़ लगा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा, दौड़ लगाते लगाते यहाँ पहुंच गए, एकदम हाफ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे आप लोग एक फ्रेंड मिल गया, अब मुझे दौड़ नहीं लग रही है, वो क्या कह रहा है, अरे शाबाश दौड़ जाओ यार, मजा आ जाएगा यार, वहां तक दौड़ जाओ, हम भी साथ में तुम्हारे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ तक दौड़ लगाई, ठीक है। उसके बाद मैं बिल्कुल थक गया, मेरे पास एनर्जी नहीं रही, लेकिन वो कह रहा कि दौड़ते जाओ, फिर हमने कुछ दौड़ दिया। तो ये जो मैंने कार्य किया यहां से यहाँ, यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को कहते हैं मचान, स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या है, इसका हिंदी में भी पूछ देता है मचान, क्या, मचान। इसको ही कहा जाता है स्केप फोल्डिंग, यानी मदद देना, यानी मदद देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्केप फोल्डिंग का, मदद देना। जैसे तो ये किसका है, वाइगोत्स्की बताते हैं कि जब जैसे बालक, देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, मैंने इन सारी चीजों को इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें अच्छे से सेट हो सकें। यहाँ पर देखिए बालक है, अभी ये साइकिल चला रहा है या साइकिल चलाना नहीं सीख पा रहा है, या साइकिल चलाएगा तो गिर जाएगा, है ना। तो क्या करता है, इसका फादर है वो इनको थोड़ा थोड़ा सहारा देगा, फिर धीरे धीरे बच्चा बालक चलाना सीख जाएगा और एक स्थिति आएगी कि बालक को फिर सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सहारा देने की बात है, जो मदद करने की बात है, वही इसको इसके फोल्डिंग है, मदद करने की बात ही इसको फोल्डिंग होती है, इसी को मचान कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। अब देखिए एक बार हम समझेंगे वाक्य प्रकार, यहां से क्वेश्चन आता है, एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आता है सीटेट में। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आता है, मजा आ जाता है कि एक बार क्वेश्चन देख के तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो वाक्य प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक, व्यक्तिगत, आंतरिक। स्पीच ऑफ टाइप 3 टाइप्स, तो सामाजिक, व्यक्तिगत और आंतरिक। तो देखिए सोशल, पर्सनल और इंटर। तो देखिए कैसे सामाजिक, अच्छा ये होते क्या है, वे व्यक्ति जो कुछ ना कुछ किस प्रकार से बातें करते हैं, स्पीच कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। कुछ लोग समाज में जाते ही अपनी बातचीत को रखते हैं, अपनी बातचीत को बताते हैं, अपने सलाह परामर्श लेते हैं या सलाह परामर्श को देते हैं, जो भी बातचीत करते हैं वो सामाजिक बातचीत हो गई। फिर होती है व्यक्तिगत बातचीत। व्यक्तिगत बातचीत में बालक क्या करेगा, इसमें देखिए व्यक्ति या मनुष्य या बालक किसी की भी बात करे, व्यक्तिगत में क्या करेगा, वो अपने खुद से बातें करेगा, स्वयं से बातें करेगा, स्वयं से बातें करेगा मतलब गुनगुनाएगा।
आज हम वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, तो गुनगुनाते हैं लोग, तो उसको व्यक्तिगत बोला जाता है। आंतरिक का मतलब होता है कुछ लोग अब ये क्या करेंगे, अपने अंदर, अपने अंदर ये आवाज को बाहर नहीं निकलने देते, अपने अंदर ही जो चीजों को गुनगुनाते रहते। कुछ लोग नहीं कहते गाना गाते, वो अंदर ही अंदर गाते हैं, किसी बाहर को सुनाई नहीं देता, वो आंतरिक वाक होता है। ठीक है, तो ये वाक प्रकार पूछते हैं, इनमें से ऐसे पूछते हैं, इनमें से कौन सा वाक प्रकार नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। आई होप। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोहल वर्ग, कोहल वर्ग ने, देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 3 स्तर बताए हैं कोहल वर्ग ने, 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। इन 3 स्तरों के अंतर्गत, प्रत्येक स्तर के अंतर्गत 2-2 अवस्थाओं को सेट किया है। और ये अवस्थाएं क्या होती हैं, देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर, पहला स्तर उन्होंने पूर्व पारंपरिक स्तर बताया, जिसकी एज बताई 0 से 6 साल। आपको याद रखनी है एज, ये से ही क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। तो इसमें बताया कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अच्छा, ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या होती है, बालक 0 से 6 साल का होता है। मान लीजिए वो घर में किसी भी प्रकार से, वो घर में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, बच्चा जुट जाता है, सीधे सीधे चप्पल पहन के चला जाता है। थोड़ी देर मम्मी आएंगी, मम्मी कहेगी बाबू ये चप्पल पहन के कैसे आए, आप मत आना, बालक नहीं मानेगा। फिर दूसरे दिन जाएगा, मम्मी ऐसा उनकी तोड़ाई लगाएंगी, बाबू के दोनों गाल लाल हो जाएंगे, दोनों एकदम, दोनों सुझा देंगे। फिर बालक क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम चप्पल नहीं पहन। इसलिए उसने नैतिकता क्यों मानी, उसने नैतिक क्यों माना, अच्छा ये बताओ, डर की वजह से, उसे दंड की वजह से। ठीक है, और इसमें अहंकार की अवस्था, तो ऐसे भी पूछता है अहंकार की अवस्था कोहल वर्ग की किस स्तर के अंतर्गत आती है, आपको पता होना चाहिए, पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आती है। इसकी एज क्या होती है, 0 से 6 साल होती है। ठीक है, अच्छा एक मैं इसकी एक कहानी बताएं। एक हेंज नाम के पर्सन है, एक हेंज नाम के व्यक्ति थे, कोहल वर्ग ने एक हेंज की कहानी सुनाई। कुछ बालक थे, ये कुछ बालक थे, यहाँ इनकी बातों को उन्होंने प्रैक्टिकल किया उन बालकों पर। कई, और ये वे बालक थे जिनकी एज डिफरेंट डिफरेंट थी, कई एज के, कई उनकी आयु अलग अलग थी। उन्होंने कहा एक हेंज नाम का व्यक्ति है और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, और उसकी वाइफ जो है बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। अब जो उसको दवाई चाहिए थी, वो दवाई मेडिकल स्टोर पे है, और ये जो हेंज है वो एकदम पुअर मैन, बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी वाइफ को सही से इलाज करवा ले। तो वो क्या करेगा, वो या तो फिर उस शॉप से चोरी करके लाएगा, या फिर अपनी, अब उसके पास पैसे तो है नहीं, तो सीधी बात क्या करेगा, या तो अपनी वाइफ को मौत के हालात पर छोड़ देगा, मरने देगा, या फिर वो दवाओं को चोरी करके लाएगा। तो फिर कोहल वर्ग इन सारे बच्चों को ये कहानी सुनाने के बाद पूछते हैं कि आप ये बताइए, क्या कोहल वर्ग ने चोरी की, क्या उसका चोरी करना सही था, क्या आप उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कई जो डिफरेंट डिफरेंट एज के बालक थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट के जो तर्क निकाले, उन्हीं तर्कों से उन्होंने अपने स्तर और अवस्थाएं बताई और उसी की बात की है। तो देखिए पारंपरिक स्तर होता है वो 6 से 12 साल तक होता है। इसमें प्रशंसा की अवस्था, गुड गर्ल, इसमें बात करेंगे गुड गर्ल, गुड बॉय बोलते हैं ना। तो जब बालकों से ये कहा जाता है, ये उसका 6 से 12 साल होता है, बच्चे प्रशंसा की अवस्था, उन्हें अच्छा लगता है कि उनसे कोई गुड गर्ल, गुड बॉय, फिर वो अच्छा काम करेंगे, हमें अच्छा बोला गया, सम्मान की अवस्था, ये उनको सम्मान चाहिए होता है। अच्छा, उत्तर पारंपरिक अवस्था में क्या होता है, ये 12 से 18 साल होती है। इस अवस्था में होती है सामाजिक समझौते की अवस्था। कुछ लोग सामाजिक समझौते की अवस्था, अच्छा ये सामाजिक समझौते की अवस्था क्या होती है, सामाजिक समझौते की अवस्था होती है कि समाज में क्या गलत है क्या सही है, बालक अपने विवेक से खुद निर्णय लेता है। जैसे मैं छोटा सा आपको बताऊंगा, एक हिंदू समाज में बहुत एक परंपरा चलती है कि जीजा जी दूल्हे को कपड़ा पहनाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा। अब क्या है, पहले होता था कि बालक जो है बाल्य अवस्था में होता था, तब उसको पैंट पहनने का शऊर नहीं होता था, जीजा जी पहनाते थे। अब यार आज के मॉडर्न बच्चे और उनके जीजा जी अगर मॉडर्न नहीं है, कपड़े पहनाएंगे, फिर घर के बोल देंगे अशुगुन हो जाएगा, नहीं नहीं पहनने दो। तो बालक क्या करता है यार, अब अपने स्टाइल से पहनेगा, अपने फैशन से, सगुन और ना सगुन का कोई मतलब नहीं होगा वहां पे। तो वो अपने
खुद कहता है कि नहीं, इन्होंने जो पहना है भले ही अशगुन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने स्टाइल में ही कपड़े पहनने हैं। तो ये सारी अपना जो निर्णय लिया, वो सामाजिक रूढ़िबद्धता का जो निर्णय लिया उसने, उसी को विवेक की अवस्था कहते हैं, वही सामाजिक समझौते की अवस्था है। तो आप, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है, इन अवस्थाओं से क्वेश्चन आता है, इनकी एज को आपको कंफर्म करनी है, लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है, बहुत सही। अब हम नेक्स्ट स्लाइड आप अपनी देखते हैं। हमारा दिया है कि बहुबुद्धि बुद्धि का सिद्धांत। देखो आईक्यू, आईक्यू का फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपका आईक्यू का फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानसिक आयु, मानसिक आयु का मतलब होगा प्रश्नों से, वास्तविक आयु का मतलब जो उसकी क्रॉनिकल आयु है, उसका जो जन्मजात आयु है, आनुवांशिक, उसी को पूछेगा। ठीक है, जन्म वाली। ये वास्तविक आयु होती है। मानसिक आयु कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन बता पा रहा है, कितने क्वेश्चन बता पा रहा है, वो उसकी मानसिक आयु। यहां से आईक्यू लेवल का ये फार्मूला होता है जो टर्मन के दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताएगा कि बालक जो है सामान्य बुद्धि का होगा, प्रतिभाशाली होगा, जो आपने कैटेगरी पढ़ी है 90 से 110 सामान्य की होती है, फिर उसके बाद प्रतिभाशाली आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप देखिए, इन्होंने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है भाई, जल्दी से बताएं। गार्डनर ने। किसने दिया है? गार्डनर ने। तो ये गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत है और इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। यही 8 प्रकार सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने बताया भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि क्या होती है? किसी को बोलने की बहुत अच्छा कला होती है, बहुत अच्छी भाषा बोलता है और लोगों को मन मोह लेता है। ठीक है, तार्किक गणित, किसी को गणित में तर्क करने की बहुत अच्छी क्षमता हो जाती है, तो वो तार्किक बुद्धि के लोग होते हैं। किसी में संगीत संगीत गाने बजा संगीत गाने या संगीत सुनने की बहुत अच्छी कला होती है, वो सांगीतिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनको संगीत बहुत अच्छा आता है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, उनकी सांगीतिक बुद्धि होती है। अंतःवैयक्तिक, ये ध्यान से देखना है, यहाँ पर दोनों चीजें, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ये दोनों चीजें ध्यान से देना। थोड़ा सा अंतर है और आप लोग निश्चित तौर पे प्रश्न में वहां पर गलतियां कर लेते हैं और ऑप्शन गलत हो जाता है, आप समझ नहीं पाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझना है आपको। ये तो है कि 8 प्रकार की बुद्धियों में शामिल है इसको, लेकिन अंतःवैयक्तिक होती क्या है? अंतःवैयक्तिक होती है जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब कोई व्यक्ति स्वयं को खोजता है, स्वयं को समझ लेता है, स्वयं को समझने की जिसमें क्षमता होती है, उसमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। किसको? स्वयं को। जो अपने खुद को समझ लेता है, खुद को समझता है, वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है उसमें। जो स्वयं की कमियों को, सारी चीजों को अच्छे से अपने समझ लेता है और फिर आगे से अच्छे से काम करता है, तो वो उसमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। अच्छा, अंतर्वैयक्तिक क्या होती है? जो दूसरों के, जो दूसरों के भावों को, जो दूसरों के भावों को समझने में सक्षम होता है, जो दूसरों के भावों को समझने में सक्षम होता है, यानी ऐसे कहें जो दूसरे के दिमाग को, कि वो क्या सोच रहा है, उसके भाव क्या है, इन सारी चीजों को समझता है, वो अंतरावैयक्तिक होता है। कैसा होता है? अंतरावैयक्तिक होता है। एक होता है दैहिक इंद्रियगत। दैहिक इंद्रियगत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एथलीट में खिलाड़ी है, ठीक है, वो अपनी बॉडी को दौड़ में बहुत अच्छे से बैलेंस बना पाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें दैहिक इंद्रियगत बुद्धि है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि, स्थानिक स्थानिक बुद्धि में कौन कौन आते हैं? जैसे तुमने आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर क्या होता है? स्थानिक बुद्धि में आता है, क्योंकि देखा आर्किटेक्चर को अगर आपने देखा हो, जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है? किसी भी चीजों को सोचता है कि ऐसी बिल्डिंग बनानी हो, वैसे ही नक्शा बनाता, वैसी बिल्डिंग बना सकता है। जैसे कोई भी मूर्तिकार, कोई मूर्ति बनाने वाला इंसान, वो जैसी कल्पना करेगा कि ऐसी मूर्ति बनेगी और वैसी ही बना देता है, उसमें स्थानिक बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। प्राकृतिक बुद्धि, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, प्राकृतिक आप कर ले। प्राकृतिक बुद्धि क्या होती है? प्राकृतिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो प्राकृतिक चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं,
प्रकृति के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, जानते हैं, उनमें प्राकृतिक बुद्धि होती है। ठीक है, चलो, तो ये रहे बहुबुद्धि के सिद्धांत किसके थे? गार्डनर के। किसके थे? गार्डनर के। बिल्कुल याद रखना है, आईक्यू वाला ये फार्मूला याद रखना है, मानसिक बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहीं से सारे क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए, मान लीजिए दे दिया कि कोई भी क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बुद्धि से गार्डनर बिल्कुल निश्चित तौर पर अवश्य सीटेट में आते हैं। आप सिलेबस उठा लीजिए, प्रीवियस पेपर देख लीजिए, निश्चित तौर पे मिलेगा। ठीक है, हाँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप देखिए भैया अगली स्लाइड में एनसीएफ 2005, इसका मतलब होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। एनसीएफ 2005 का है, एक दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जो विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने को कहता है। जो क्या कहता है? विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बालक का जो विद्यालय जीवन है वो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट इसमें क्या है? ये कहता है कि इसके आप कॉन्सेप्ट समझो, बस इतने 3 चीजें कॉन्सेप्ट में हैं। अगर ये आपने समझ लिया, आप पूरा एनसीएफ सही करेंगे। देखिए, जो एनसीएफ है वो सबसे पहले बाल केंद्रित है। कैसा है? बाल केंद्रित बनाया गया है। ये जो दस्तावेज है इसमें बाल केंद्रित है। कैसा है? बाल केंद्रित। इसमें बालक को केंद्र में मानकर सारी चीजें करनी है जो बालक के लिए सुटेबल हो। मतलब बालक को क्या ठीक लगता है, क्या ठीक नहीं लगता है, बालक के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? एनसीएफ 2005 का। ठीक है, उसका कहना है कि विद्यालय जीवन में को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बालक को विद्यालय में जो भी चीज सिखाया जाए उसका उपयोग बाहरी जीवन में हो, वो अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। अगर वो उसे सिखाया जाता है कि दो दो चार होता है, तो वो कम से कम दुकान में जाके अपना जोड़ ले, दो दो चार होता है, हम गलती तो नहीं की, टैपिंग गलत तो नहीं मिल गई मुझके, हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, वो सारी चीजें सिखाई जाए जो उसके बाहरी ज्ञान से संबंध रखती हूँ। ठीक है, जहां उसका उपयोग हो सके। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और ये मैंने बता दिया, एनसीएफ हमेशा बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित का मतलब होता है जो भी चीजें करनी है बालक के हिसाब से करनी है, बालक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बालक को इसमें क्या है भी, वही चीज है, बालक को रटाना नहीं है, बालक को दंड नहीं। देखो इसमें बालक को कोई भी चीज रटाना मना है, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दंड देना भी मना है, अपराध माना गया है। तो ये सारी चीजें हैं किसके अंतर्गत आती हैं? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आती हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या? ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास, बालक का संपूर्ण विकास। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, इस चीज को बहुत समझिए आप ध्यान से। यहां से क्वेश्चन बनता है सीटेट में, भाई साहब घुमा देगा क्वेश्चन, दिमाग चकरा जाएगा एकदम धुआंधार। यहां से देखिए, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, यहां से क्या होगा? इसका मतलब होता है कि जो एग्जाम हो, यानी जो परीक्षा हो, जो क्या हो, जो आपकी, देखिए यहां पर जो आपकी परीक्षा हो वो कैसी हो? लचीली हो। परीक्षा कैसी हो? लचीली हो। ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो परीक्षा होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें बच्चे को कतई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आरटीआई 2009 एकदम धमाकेदार जबरदस्त आप क्वेश्चन, कतई जहर कंचाप एकदम नंबर 1 के। देखिए यहाँ पर आप देख लेना, भाई साहब गजब हो गया आज की क्लास में, मैराथन क्लास में आपको एकदम पढ़ा हुआ। आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करना, हेल्प करेगी वीडियो, भाई साहब हेल्प करेगी, मजा आ गया। देखो कैसे, आरटीआई 2009, आरटीई 2009, भाई समझिए बाबू मेरे, आरटीआई 2009, आरटीई 2009, इसमें क्या कहा गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। किसकी बात कही गई है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। बहुत ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आता है किसके अंतर्गत कहा गया है और क्या कहा गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। एक तो बिना पैसे की शिक्षा और निश्चित रूप से शिक्षा। हर पेरेंट्स को चाहिए कि उनके बालक अनिवार्य रूप से भेजे जाएं। ठीक है, तो इसमें देखो दो बातें कही गई हैं।
इस पर आप ध्यान देना, मैंने दोनों चीजों को मेंशन किया है। यहाँ बच्चे त्रुटि करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बना है भाई ना सीटेट से, तो मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। मैंने वो सारी चीजें इस वीडियो में रखी हैं जो एकदम परीक्षा की दृष्टिकोण से बिल्कुल कतई जहर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ एकदम वीडियो झक्कास। ठीक है, तो देखिए 6 से 14 साल, इसमें क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनकी जो है अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की गई है। लेकिन 6 से 18 साल में कौन कौन आते हैं, जो डिफरेंट एबल्ड स्टूडेंट्स। इसका मतलब हुआ कि जो किसी न किसी प्रकार से जैसे अपंग है, तो उनको 14 से 18 साल इन 4 साल की छूट है। ठीक है, या किसी भी ज्यादा गरीबी क्षेत्र से या किसी भी कठिन परिस्थिति के कारण या कहीं से भी अगर वो छूट जाते हैं तो उनको 18 साल तक। ठीक है, यानी मुख्य रूप से तो अपंगों के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, या जो मानसिक रूप से परेशान बालक हैं, ठीक है, या जो मानसिक रूप से कमजोर बालक हैं, ठीक है, तो उनके लिए व्यवस्था 6 से 18 साल की गई है। ये चीज याद रखना। वैसे आपको सामान्य तौर पर अगर पूछ देगा तो 6 से 14 वर्ष होगा। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी लेवल और एक सेकेंडरी लेवल। ठीक है, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में शिक्षक और छात्रों और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए, तो प्राइमरी लेवल में कहा कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक, 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। 30 छात्रों तो एक अध्यापक नेसेसरी है। और पूरे साल में कितने दिन का पढ़ाई होनी चाहिए, 200 दिन। बाबू याद रखना 200 दिन। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, सीधे सीधे, मैं ऐसी फालतू में नहीं रख दिए हैं, मैंने बहुत ही यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य दिवस पूरे साल में, प्राइमरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल में 200 दिन स्कूल खुलते हैं। और पढ़ाई कितने घंटे होती है, घंटे में आ जाए 800 घंटे। कितने, 800 घंटे। ठीक है, याद रखना है आपको। और विद्यालय की दूरी, जो बालक के घर से विद्यालय की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो प्राइमरी विद्यालय बनाए जाते हैं वो जिस जहां से बच्चे पढ़ने होते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज पूछ देता है क्योंकि ये RTE 2009 में ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं वहां से, इसलिए ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए सेकेंडरी लेवल में, वहां कितने थे, 30 छात्रों पर एक अध्यापक। यहाँ 5 छात्र बढ़ गए, 35 छात्रों पर एक अध्यापक हो जाएगा, यानी 35 स्टूडेंट और एक टीचर। ठीक है, ये चीज। कार्य दिवस कितना होता है, यहाँ देखो 20 दिन बढ़ गया आपका, यहाँ 200 दिन था, यहाँ 220 दिन हो गया। घंटे कितने हो गए, 200 घंटे बढ़ गए। यहाँ 1000 घंटे काम करना पड़ेगा। कब, सेकेंडरी लेवल में। विद्यालय की दूरी, अधिकतम दूरी, ये कौन सी होती है, अधिकतम दूरी, यानी 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझा होगा और हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखिए समाजीकरण, तो समाजीकरण में सिर्फ आपको 2 चीजें समझानी है मुझे। समाजीकरण एक तो होता है प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, और एक होता है आपका द्वितीयक समाजीकरण। पूछता है द्वितीयक समाजीकरण। तो देखिए प्राथमिक समाजीकरण जो परिवार है, परिवार के सदस्य प्राथमिक समाजीकरण में आते हैं। द्वितीयक समाजीकरण में जो बाहरी परिवेश के हैं जैसे स्कूल वगैरह, ये सब बाहरी द्वितीयक समाजीकरण में आ जाते हैं। चलो हम बात करेंगे, दोस्त वगैरह हैं जो भी हैं, ठीक है, इतना तो आपको आता ही है। तो देखिए नेक्स्ट भैया स्लाइड की तरफ चलेंगे। देखिए अपेड़ा मोटिवेशन, तो देखिए अपेड़ा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, तो मैं बता दूं अपेड़ा जैसे, अच्छा अपेड़ा होती कितने प्रकार की है, अपेड़ा आपकी 2 प्रकार की होती। पहली एक्सटर्नल, ठीक है, बाहरी, बाहरी अपेड़ा, और एक होती है आपकी आंतरिक अपेड़ा, आंतरिक अभिप्रेरणा।
तो देखिए ये क्या होती है, बाहरी अपरेणा और आंतरिक अपरेणा, ये 2 टाइप्स की होती है। बाहरी अपरेणा, पहले अपरेणा क्या होती है, मोटिवेशन होता क्या है? जैसे आपको कोई काम करना है और आपको किसी ने बता दिया कि आपको मोटिवेट कर दिया, आपको कुछ सकारात्मक परिणाम दिखा दिए, फिर आपने उस सकारात्मक परिणामों के चक्कर में जो काम तेजी से किया, ठीक है? या जो आपकी कार्य में जो गति आई, जो इंटरेस्ट आया, ठीक है? जिस पावर से आपने काम किया वो क्या होती है, अपरेणा होती है। जैसे बच्चे से कह दो, बाबू हम आपको 10 रुपए देंगे, कल नहीं, नहीं, नहीं हम आपको नई साइकिल दिलवा देंगे, आप इस बार परीक्षा में बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए। बाबू तन मन से मेहनत करेगा, इतना भी वो हर कोशिश करेगा, बालक वहां से हो सकेगा चीटिंग भी करेगा, जो भी करेगा कोशिश पूरी करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा। किस लिए? कि उसे साइकिल मिलनी है। क्या मिलनी है? साइकिल मिलनी है। तो साइकिल क्या है? उसको पहले से मोटिवेट किया गया। क्या किया गया? मोटिवेशन किया गया उसे। तो मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, ये आंतरिक अपरेणा, बाहरी अपरेणा। बस यही चीजें समझनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाहरी अपरेणा क्या होती है? जो चीजों को बता दिया जाए, जैसे किसी को जो भी प्रेरणा दी गई तो वो बाहरी रूप में कर रहा है, ठीक है? बाहर अपरेणा क्या होगी? जैसे उसने कोई चीज किया, मान लो बाहरी अपरेणा, अब आप किसी को दे दे, मान लो पुरस्कार, कि भैया तुमको पुरस्कार मिलना है, ये काम करके दिखाओ। वो बड़ा तन्मयता से काम करेगा और वो करके दिखाएगा क्योंकि उसको पुरस्कार लेना है। वो बाहरी प्रेरणा हो गई। आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा वो है जो आपके अंदर है। जैसे आपने कोई प्रेरणा बनाई, मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा डॉक्टर या बहुत बड़ा बनना है क्योंकि मेरी आवश्यकता है। कौन सी आवश्यकता है? वही प्रेरणा है। तो ये आंतरिक प्रेरणा हो गई, ठीक है? समझ लिया? बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम फ्लो में आएगा, आप आराम से कर लेंगे। बाहरी आंतरिक, ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप लोग कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए लिंग पूर्वाग्रह आप पढ़ेंगे, लिंग पूर्वाग्रह। अच्छा, लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है? लिंग पूर्वाग्रह, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। देख लीजिए सीटेट में क्वेश्चन आता ही आता है यहां से, और एकदम बस हम थोड़ी सी उसमें सिखाएंगे आपको कॉन्सेप्ट। बिल्कुल हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आसान है, एकदम आसान वे में हम सीखेंगे, सिंपल वे में। और वो सिंपल वे क्या है? देखो सिंपल वे में कैसे सीखेंगे, ये जो हमारा लिंग पूर्वाग्रह है, कैसे सीखेंगे कि हम सिंपल वे में, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ध्यान देना, लिंग का मतलब जेंडर, लिंग का मतलब जेंडर, ठीक है? तो जेंडर अब ये लिंग पूर्वाग्रह होता क्या है? या आपने रूढ़वादिता सुनी होगा, रूढ़वादिता शब्द सुना होगा, वो इसी से रिलेटेड है। कैसे? जैसे ये मान लो बच्चा है, आपके घर में आपका प्यारा लाडला बाबू, ठीक है? ये आपका प्यारा लाडला बाबू भाई, ठीक है, जो भी हो, ठीक है? अब क्या करोगे? अब इसने आपने इसको बहुत अच्छा गाने वाला एक फोन दे दिया। क्या दिलाया? फोन दिलाया। क्या दिलाया? फोन दिलाया। क्यों? क्योंकि बाबू स्कूल जाएगा, ये हमारे वंश की चलाएगा। ये आपके, ये क्या है? लिंग पूर्वाग्रह है। क्या है? ये हमारा बालक है, वो वंश को चलाएगा, वो हमारे घर की शान है। तो उसको हर शौक कराते हो। उसने मांगा मोबाइल चाहिए, पापा ने मोबाइल दिला दिया। उसे ये कहिए बच्चा पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में जाएगा, बालक है उसको कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया, ठीक है? ये बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, ये सारी चीजें करेगा। उसी जगह इस प्यारी बच्ची से बोला, तुम बच्चे खाना बनाओगी, तुम घर में झाड़ू लगाओगी, तो ये झाड़ू लगाना, खाना बनाना, और ये बाबू नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बाबू नहीं करोगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। किस लिए? ये शब्द क्या कह रहे हैं? यही तो है लिंग पूर्वाग्रह, जो पहले से चला आ रहा है, रूढ़वादिता। ये रूढ़वादी है कि बिटियां कमजोर होती हैं, वो नहीं पढ़ेंगी, वो ने, ठीक है? बिटियां क्यों कमजोर होती है? क्यों नहीं पढ़ेंगी? बिटियां क्या नहीं कर सकती हैं? बिटियां
हर काम कर सकती है और हर काम में आगे जा रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, हर काम में आगे है, तो वो सब कुछ कर सकती हैं। मतलब अब हमें लग रहा है कि अब हमारी सोसाइटी में अगर सही से देखा जाए, अगर हम अपने सोसाइटी की अगर बात करें, तो लिंग पूर्वाग्रह थोड़ा कम हुआ है कि देखियो बेटियों ने पढ़ाई शुरू हो गई है, बेटियां खूब अच्छे से पढ़ रही हैं, अच्छे-अच्छे पोस्ट पर जा रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिंग पूर्वाग्रह कम भी होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ठीक है? तो आप इस शब्द से मतलब समझ पाए लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी भी एक लिंग के प्रति भेदभाव करना। क्या करना? भेदभाव करना। यहाँ बात अगर भेदभाव की कही जाए, किसकी बात? भेदभाव की बात। जहाँ भेदभाव की बात आती है, वहाँ लिंग पूर्वाग्रह होता है। क्या होता है? लिंग पूर्वाग्रह होता है। जैसे तुम खाना बनाओगे घर में, तस्वीर देख पा रहे हो? लड़की हो तो तुम खाना बनाओगे क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी भर खाना बनाना है। ठीक है? हाँ, दूसरे के घर जाना वहाँ भी खाना बनाना है और बालक तुम पढ़ोगे, तुम मेरी वंश को चलाओगे, तुम मेरे लाडले हो, तुम राजा हो, क्यूट हो, बाबू हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये क्यों? लड़का है, ठीक है? तो ये लड़का है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ये लड़की है इसलिए काम करवाया जा रहा था, ठीक है? ये सिस्टम जो है वो लिंग पूर्वाग्रह का है, इसी को रूढ़वादिता कहते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार से लिंग भेदभाव को लेकर किसको लिंग पक्षपात की अगर कहीं भी बात करें, किसकी? पक्षपात की। किसकी? पक्षपात की जहां भी बात होगी वहां लिंग पूर्वाग्रह होगा और निश्चित तौर पर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिए हैं तो यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी भी पेडागॉजी के साथ मिलेंगे, फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। इससे और मैं थोड़ा आपसे विनती करना चाहता हूँ, ये मैंने जो पीपीटी बनाई एकदम कतई ज़हर ज़बरदस्त, आपको इस तरीके से तस्वीरें लगाना, ये सारी चीज़ें करना बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी और मैं आप लोगों के लिए मैंने मेरी बहुत मेहनत की। थोड़ा-सा आपको काम करना है, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर एक हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके, आप तक उसका मैसेज पहुंच सके, नोटिफिकेशन जा सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।